वीणा और निखिल पति पत्नी थे। दोनों मुंबई में रहते थे। एक शाम वो अपनी कार से लोनावला अपने फार्म हाउस पर आ रहे थे। कार फार्म हाउस के सामने रुकी तो रात के 10 बज चुके थे। कार से उतरते ही वीणा गुस्से में कहती है, इतनी रात खाना कहाँ मिलेगा? मैंने कहा था ना किसी ढाबे पर रुकते हैं, पर तुम मेरी सुनते कहाँ हो? सॉरी बाबा, मुझे थोड़ी पता था कि इतनी रात हो जाएगी। मैं खाना नहीं बनाऊंगी, पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान, तुम अंदर टीवी देखो, मैं खाने का इंतजाम करके आता हूँ। निखिल कार में बैठकर निकल जाता है। वीणा टीवी देखने बैठ जाती है। अचानक लाइट चली जाती है। वीणा काफी डर जाती है। ये निखिल भी मुझे अकेला छोड़कर चला गया, मुझे साथ भी तो ले जा सकता था ना। वीणा मोमबत्ती की तलाश में आगे बढ़ती है तो खिड़की से देखती है गार्डन में कोई भाग रहा है। वीणा कांप जाती है और उल्टे पांव सोफे पर आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर सन्नाटा छा जाता है और फिर अचानक डोरबेल की आवाज। कौन है? बाहर से निखिल की आवाज आती है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मैं निखिल हूँ, दरवाजा खोलो। वीणा झट से दरवाजा खोलती है तो बाहर निखिल नहीं, एक अजीब औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। वीणा डर जाती है। कौन हो तुम? निखिल कहाँ है? कौन निखिल? मेरे पति कहाँ है? वो मैंने अभी उनकी आवाज सुनी थी। आपको वहम हुआ होगा, वो आवाज तो मैंने लगाई थी। तुम कौन हो? मैं रोटी वाली, रोटी बनाने। मेरे पति खाना लाने गए हैं, तुम जाओ यहाँ से। सोच लो, सब्जी मिलेगी पर रोटी नहीं। ये लोनावला है, यहाँ सब कुछ जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसी अजीब बातें ना करो। ठीक है, जाओ किचन में रोटी बनाओ। ये निखिल भी न जाने कब आएगा। औरत अंदर चली जाती है और वीणा दरवाजे पर खड़ी निखिल के आने का वेट करने लगती है। निखिल की कार फार्म हाउस के सामने रुकती है तो वीणा चैन की सांस लेती है। निखिल कार से उतरकर कहता है, सॉरी डार्लिंग, बस सब्जी का इंतजाम हो पाया, रोटियां तो सारी खत्म हो गई थी। मतलब वो सच कह रही थी? वो कौन? वो रोटी वाली जो अंदर किचन में रोटी बना रही है। रोटी वाली का नाम सुनकर निखिल जैसे कांप उठता है। वीणा से बिना कुछ कहे अंदर किचन की तरफ भागता है। क्या हुआ निखिल, सुनो तो। अचानक वीणा को किचन से निखिल के चिल्लाने की आवाज आती है। वीणा किचन में भागती है। क्या हुआ, क्यों चिल्लाए? कहाँ है रोटी वाली? वीणा देखती है तो किचन में कोई रोटी वाली नहीं थी। अभी तुम्हारे आने से पहले ही मैंने उसे अंदर भेजा था, शायद चली गई हो। तुमने उसे जाते हुए देखा था? नहीं, मैं तो दरवाजे पर ही खड़ी थी। मतलब कुछ गड़बड़ है। वीणा चलो यहाँ से। पर निखिल क्या बात है? वीणा चलो यहाँ से, चलो वीणा चलो। निखिल वीणा को खींचता हुआ हॉल की तरफ भागता है और अचानक हॉल में आकर थम जाता है। दरवाजे के सामने एक चुड़ैल खड़ी थी जिसका मुंह अंगारों की तरह जल रहा था और वो अपने मुंह पर रोटी सेक रही थी। वो नजारा देखकर वीणा और निखिल का दिल दहल जाता है। इतनी भी क्या जल्दी है निखिल बाबू, रोटी तो खाकर जाओ। ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है निखिल? वीणा भागो, खतरा है। दोनों भागने लगते हैं तो चुड़ैल दरवाजा बंद कर देती है। निखिल वीणा के साथ पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश करता है तो चुड़ैल वहां भी पहुंच जाती है। वीणा रोने लगती है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, छोड़ दो हमें। निखिल बाबू, आप चुप क्यों हो? ये क्या कह रही है निखिल? ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। 10 साल पुरानी वो रात आज फिर ताजा करती हूँ। मैं और मेरे पति यहाँ काम करते थे। सुचित्रा, निखिल बाबू आए हैं, रोटियां बनाओ, मैं गार्डन का काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है जी, तुम भी रुको यहाँ। सुचित्रा मालिक हैं, समझो। मेरा पति चला गया,
और मैं रोटी बनाने लगी। निखिल बाबू किचन में आए और छोड़ो बाबू, छोड़ो मुझे। उस रात मेरे साथ जबरदस्ती हुई। मेरा पति बीच में आया तो उसे मार दिया गया और हम दोनों को जला दिया गया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी। अचानक एक और भूत प्रकट हो जाता है। ऐसे कैसे मालिक? आपको छोड़ दूंगा तो 10 साल पुराना हिसाब कैसे चुकता होगा? हमारी 2 लाशें गिरी थी, आपकी भी 2 लाशें गिरेंगी, हिसाब बराबर। ऐसा कहकर भूत हंसने लगते हैं। निखिल और वीणा रोने लगते हैं। दोनों भूत उनकी तरफ बढ़ते हैं। चुड़ैल वीणा का गला पकड़ लेती है और भूत निखिल का गला कस लेता है और दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। रेशमा आज अपनी मौसी के घर जा रही थी। उसकी मौसी की लड़की की शादी थी। अजी सुनिए, थोड़ा जल्दी करिए, हम लेट हो जाएंगे। मौसी का गांव बहुत दूर है। आप तो औरतों की तरह सज रहे हैं। अरे शादी में जा रहा हूँ तो थोड़े ढंग के कपड़े पहन कर ही जाऊंगा ना। रेशमा अपने पति कुंदन के साथ मौसी के गांव की तरफ निकल पड़ी। तुम्हारी मौसी के घर जाना मुझे बहुत बुरा लगता है। यहाँ कोई सवारी नहीं चलती, जंगल में पैदल चलना पड़ता है। पैदल चलना इतना ही बुरा लगता है तो एक मोटरसाइकिल क्यों नहीं खरीद लेते? इतने दिनों से मोटरसाइकिल के लिए कह रही हूँ। हमारे सभी रिश्तेदारों के पास मोटरसाइकिल है, केवल हमारे ही घर में नहीं है। रेशमा और कुंदन को किसी भारी गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई ट्रक वगैरह आ रहा है, उसी पर बैठकर चलेंगे। एक चुड़ैल बुलडोजर लेकर आ रही थी। अरे ये तो कोई चुड़ैल है, भागो! कुंदन और रेशमा भागते हैं। चुड़ैल बुलडोजर से उनका पीछा करती है। अरे कोई है यहाँ पर, कोई बचाओ बचाओ! दोनों दौड़ते दौड़ते जंगल पार कर लेते हैं। उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। भाई साहब हमारी मदद कीजिए, हमें धोलापुर गांव जाना है। एक चुड़ैल हमारे पीछे पड़ गई है। तुम्हें जंगल के रास्ते नहीं आना चाहिए था, यहाँ बुलडोजर वाली चुड़ैल रहती है। मैं धोलापुर जाने का दूसरा रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। कुंदन और रेशमा उस आदमी के साथ गांव पहुँचते हैं। लो जी, गांव आ गया। ये तो कोई गांव नहीं लग रहा है, यहाँ तो कोई घर भी नहीं दिख रहा। गांव के लोग जमीन के ऊपर घर नहीं बनाते, जमीन के नीचे बनाते हैं, मतलब अंडरग्राउंड। हाँ, 5 साल पहले हम यहाँ आए थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग जमीन के अंदर घर क्यों बनाने लगे? पिछले कुछ सालों से इस गांव में एक बुलडोजर वाली चुड़ैल आ गई है। जो भी जमीन के ऊपर घर बनाता है वो उस पर बुलडोजर चला देती है और उसकी चटनी बनाकर खा जाती है। अब मुझे जाना होगा, मुझे वीरपुर के गांव जाना है। अच्छा भैया चलता हूँ, राम राम। यहाँ तो कोई शादी होती नहीं दिख रही, ना ही कोई इंसान नजर आ रहा है। पहले जमीन के अंदर पहुँचने का रास्ता खोजना पड़ेगा। तुम कितनी बेवकूफ हो, वो आदमी चला गया, कम से कम उससे गांव के अंदर जाने का रास्ता तो पूछ लेती। रात होने वाली है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने क्यों नहीं पूछा? तुम भी तो यहीं मौजूद थे। तभी कुंदन और रेशमा को भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अरे लगता है बुलडोजर वाली चुड़ैल दोबारा आ गई। अब हम कहाँ जाएं? यहाँ तो कोई छिपने की जगह भी नहीं है। कुचल डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों बाद 2 टांगों वाले जीव मिले हैं, कुचल डालूंगी। चुड़ैल रेशमा और कुंदन के पीछे पड़ जाती है। रेशमा और कुंदन दौड़ते दौड़ते एक घर के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि वहाँ एक गहरा गड्ढा है। चुड़ैल उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ाने ही वाली थी कि वो दोनों गड्ढे में कूद गए। दोनों काफी देर तक लुढ़कते रहे और अंत में लुढ़कते लुढ़कते गांव तक पहुंच गए। रेशमा की मौसी पानी भरकर ले जा रही थी। अरे रेशमा, तुम आ गई, बड़ी देर कर दी तुमने। मौसी, गांव के अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था और चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई थी। उस चुड़ैल ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है।
गांव के 12 लोगों को मार चुकी है। इसीलिए अब तो हम गांव वाले जमीन के ऊपर जाने से भी डरते हैं। पूरा गांव ज्यादातर अंडरग्राउंड ही रहता है, लेकिन अभी भी हमें डर लगता है कि कहीं चुड़ैल जमीन तोड़कर अंदर ना आ जाए। चलो तुम लोग घर चलकर सो जाओ, बहुत थके हुए लग रहे हो। कल से शादी की तैयारियां करनी है। उस रात रेशमा और कुंदन जब मौसी के घर सो रहे थे तो अचानक आधी रात को बुलडोजर चलने की आवाज आने लगी। रेशमा, कुंदन और मौसी घर से बाहर जाते हैं। गांव वाले भी अपने अपने घरों के बाहर आ गए। लगता है चुड़ैल जमीन तोड़कर गांव के अंदर घुसना चाहती है। अब हम लोगों का क्या होगा? अगर चुड़ैल अपनी बुलडोजर लेकर गांव के अंदर आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी, हम सब मारे जाएंगे। गांव वालों, मेरे पास एक प्लान है जिससे हमें चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। क्या प्लान है? चुड़ैल को जमीन में छेद कर लेने दो, फिर हम सब लोग पीछे से जाएंगे और चुड़ैल के बुलडोजर को छेद में धकेल देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। गांव वालों ने अपने अपने घरों से जरूरी सामान निकाल लिया और जमीन के ऊपर ले गए। डरपोक गांव वाले जमीन के अंदर छुपकर बैठे हैं। आज पहले सबके घर तबाह करूंगी, फिर आदमियों और औरतों का कचूमर बनाऊंगी और धनिया की चटनी के साथ खाऊंगी। जब गांव वालों ने देखा कि चुड़ैल ने काफी बड़ा छेद कर लिया है, तो गांव वाले चुपके से चुड़ैल के बुलडोजर के पीछे गए और बुलडोजर को छेद में धकेल दिया। चुड़ैल जमीन के अंदर गिर गई। फिर गांव वालों ने मिट्टी और पत्थर से पूरी जमीन पाट दी। चुड़ैल के मर जाने के बाद गांव वाले बहुत खुश हुए। रेशमा की मौसी की बेटी की खूब धूमधाम से शादी हुई और सभी गांव वालों ने जमकर दावत उड़ाई।